नमस्कार, खबरें अभी तक की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हरियाणा में गठबंधन सरकार का यह कहना है कि हम दोबारा से सरकार बनाएंगे, और अगर बीजेपी जेजेपी से अलग अलग बात करें तो वो ये भी कहते हैं कि हम अपने दम पर भी सरकार बना सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार हवाएं हमारे हिसाब से चल रही हैं। तो वहीं हरियाणा की एक और बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और उनका यह दावा है कि इस बार जनता का रुख इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ है। परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं अभय चौटाला, और वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान लोगों का मूड पता चल रहा है कि लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, और चश्मे से सब कुछ साफ नजर आ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला जी जुड़े हुए। नमस्कार अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपका। जब भी यात्राएं निकाली जाती हैं तो उसका मकसद क्या होता है, कितना फायदा किसी राजनीतिक पार्टी को होता है? बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। इस यात्रा के दौरान कोई ऐसी बात जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया हो, या बहुत खुश आपको कर दिया हो किसी बात ने, या ऐसी कोई बात जिसने आपके दिल पर बहुत असर किया हो, जिसे आप शायद बहुत दिन तक भुला नहीं पाए? कुछ चीजें ऐसी है जो भूल भी नहीं सकते। हमारा जो प्रदेश है वो चौधरी देवीलाल की देन है। चौधरी देवीलाल ने बहुत संघर्ष के साथ इसको एक अलग प्रदेश बनाया था, और प्रदेश बनने के बाद हमारा हर वक्त ये प्रयास रहा, जब जब भी हम सत्ता में आए, कि प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। मैं मेवात से शुरू करता हूं, जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। सिंगार गांव से। सिंगार गांव का अपना एक मायना है। सिंगार वो गांव है जिसको दो बॉर्डर लगते हैं, एक राजस्थान का और एक उत्तर प्रदेश का। और सिंगार नाम उसका इसलिए रखा गया कि जब महाभारत का युद्ध जब कृष्ण ने जीत लिया, अर्जुन ने जब जीता भगवान कृष्ण के साथ मिलकर के, तो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र से जाकर के सिंगार गांव में एक प्राचीन मंदिर था, वहां रुके। इसलिए हमने उस जगह को चुना कि वो दोनों बॉर्डर पे भी है, हरियाणा का आखिरी गांव भी है, पहला गांव भी है, और भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमने भी आज प्रदेश में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए उस गांव को हमने चुना, और उसी गांव से हमने इसकी शुरुआत करी। मैं मेवात के अंदर जहां मेवों से मिला, गांव गांव में जाकर के, वहां शहर और कस्बे में रुकता था, तो वहां हिंदू भी मिलते थे। सब लोग भाजपा के शासन से बहुत परेशान थे। गांव के लोगों के बीच में एक बड़ी जो कमी थी वो थी पानी की। वहां पे 2-2 हजार फुट पे बोर है, और वो पानी भी ठीक नहीं है नीचे का। जहां पानी के लिए लोगों को कई कई कोस चलना पड़ता है, मील चलना पड़ता है, मोल लेकर के आना पड़ता है। वहां जो स्कूल है गांव में, जो हमने अपग्रेड किए थे, उन स्कूलों में टीचर्स नहीं, अध्यापक नहीं है। उसके बाद जो पीएचसी सीएचसी है, जो सिविल हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहां डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा पलवल जिले में जी, वहां पे भी ये सारी चीजों की दिक्कतें थी। फरीदाबाद हमारा जो सिटी है वो स्मार्ट सिटी है, बिल्कुल। मैं जब स्मार्ट सिटी में आया तो मुझे ये देख करके और ज्यादा दुख लगा कि स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपया सालाना खर्च किया जाता है, जो गंदगी से भरा हुआ है। जगह जगह पानी खड़ा है, जगह जगह कूड़ा करकट है, सड़कें टूटी पड़ी है। ये मेरा एक बड़ा अनुभव उन पहले 3 जिलों का रहा। उसके बाद गुड़गांव में आया तो मुझे फिर लगा कि गुड़गांव तो कम से कम हमारा मिलेनियम सिटी है। पूरी दुनिया में नाम है गुड़गांव का। गुड़गांव का नाम तो सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से। और कोई अगर ये कहे कि गुड़गांव मेरी वजह से है तो बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम। नहीं, सभी सरकारें जो वक्त वक्त पर रही हैं, किसी ने गुड़गांव के लिए कुछ नहीं किया ना। गुरुग्राम नाम भी बदल दिया। सिर्फ गुड़गांव के लिए, गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए, गुड़गांव में लोगों को फैसिलिटी देने के लिए काम किया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियां काटी, कॉमर्शियल काटे। उन्होंने तो उसके बाद सोसाइटीज काटी, उनमें हिस्सेदारी करी, पैसा लिया, पैसा कमाया।
72,000 एकड़ जमीन गुड़गांव के आसपास की भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर लोगों के एक्वायर करके बड़े बड़े कॉलोनाइजर को दी गई। हमारा ये जो मुख्यमंत्री अब जो है मनोहर लाल खट्टर, इसने सिर्फ नाम बदला है इसका। अच्छा, आप ये कह रहे हैं भाई जी कि नहीं, जो आप आपके सुनो एक टाइम में मिनट। सब कुछ हो नहीं गया, नहीं, उसके बाद आप किस तरह? अगली सुनने वाली बात है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, अगर सेक्टर करता है तो हॉस्पिटल बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, उसके साथ बच्चों का खेल का मैदान बनना चाहिए, वहां स्कूल बनना चाहिए। जिस स्कूल जो बनने चाहिए थे वो स्कूल इन्होंने अपने प्राइवेट लोगों को, ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए जो वहां कमाई कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। मतलब किस तरह की लूट इन्होंने मचाई है, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी मैं कहता हूं लोग इसीलिए हमारी सरकार बनाएंगे। लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जो लूट इन्होंने पीछे करी है हम उसकी पाई पाई का हिसाब करेंगे। एक चीज और बताता हूं आपको, भाजपा और कांग्रेस कहते हैं हम मिले हुए नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बहुत नकारता है। बिल्कुल। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब इंटरव्यू करो, आप एक बात जरूर उससे पूछना, और मनोहर लाल खट्टर जी का करो तो उनसे भी पूछना कि आप अपनी मर्जी से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चलाते हो, आप जैसा कहते हो उनको करना पड़ता है। हमने एक 400 पेज की चार्जशीट दी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर था, उसी के अगेंस्ट, उसी की गवर्नमेंट को, गवर्नर को, कि आप इसकी इंक्वायरी किसी भी सिटिंग जज से करवा दो। गवर्नर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी गवर्नमेंट को भी भेजी होगी। हमने विधानसभा में मांग करी कि हमने तेरे खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट दे रखी है, तू उसकी जांच करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसकी जांच नहीं कराई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की। पहला सेशन आया, कहने लगे हमारी नई सरकार है, हम कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरा सेशन आया, मैंने कहा अब तो 3 महीने 4 महीने हो गए आपको सरकार चलाते हुए, हमने एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के खिलाफ एक 400 पेज की चार्जशीट दे रखी है, आप उस चार्जशीट को जांच कराओ, किसी भी न्यायाधीश से कराओ, एसआईटी से कराओ। अब हमें आप पे भरोसा है कि आप उसकी सही जांच करा दोगे। आप सीबीआई के पास भेज दो, सीबीआई इसकी जांच कर दे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सेंटर से भी चली गई थी, हरियाणा से चली गई थी, तो हमें यह था कि अब सीबीआई भी इस पर ठीक काम करे। हमने कहा आप इसकी जांच कराओ, अगर इसमें जो कुछ लिख करके हमने दिया है, अगर वो उसमें कोई भी हमने ऐसा लगता हो सरकार को या जांच करने वाले को कि ये चीज मेलाफाइडी है, जानबूझ करके लिखी गई है, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। जिन लोगों ने, हम सिग्नेटरी हैं उसमें, अगर हमने सारी चीजें बिल्कुल तथ्यों के साथ दी है तो फिर आप इसकी जांच कराओ। 9 वर्ष बीत गए, कोई जांच नहीं है। क्यों नहीं कराई जांच मुख्यमंत्री ने? आप उससे बात पूछ सकते हो। आज लोग इस बात को जानना चाहते हैं। हम ये सारी बातें लोगों को बताते हैं, लोग कहते हैं कि वाकई में ये आपस में मिलकर के दोनों इस प्रदेश को खाने में लगे हुए। पहले हुड्डा ने खाया, अब ये लूटने में लगे। लेकिन अभय जी, अभी जब यात्रा के दौरान बहुत सी बातें आई तो आप पॉजिटिव से नजर आए कांग्रेस को लेकर, और आपने ये तक भी कहा, बड़े चौटाला साहब, ओपी चौटाला साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए, जेजेपी को हटाने के लिए हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। इशारे इस तरह के भी किए गए कि कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला सकते हैं हरियाणा में। नहीं, वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे तो फिर हुड्डा साहब के साथ भी हाथ मिलेगा आपका? नहीं, हमने एक बात कही कि कांग्रेस ने जो काम किया हरियाणा में, भाजपा उससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। भाजपा ने तो भाई भाई को लड़ा दिया, राइट्स करा दिए, उसके साथ साथ इतना जहर फैलाने की कोशिश करी गई इस प्रदेश के अंदर कि एक दूसरे से आंख मिलना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे हालात के अंदर भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए हमने कहा कि इस भाजपा ने पूरे देश को बेच खाया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम के ऊपर बांटने की कोशिश में लगी हुई है। 15 अगस्त पर भी मोदी जी ने भाषण दिया कि अगले साल फिर मैं यहां पर आऊंगा। नहीं आ सकते, फिर मैं यहां पर आऊंगा, और उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग हम जो कहते हैं वो करते हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकारें बन रही हैं। ये लोगों की पसंद नहीं, ये घमंड है।
जब आदमी को किसी को इतना घमंड हो जाता है, फिर मान के चलो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते। जो मोदी जी ने आज कहा है, जिस भाषा का उन्होंने वहां पे उपयोग किया है, उससे कोई अच्छा मैसेज नहीं है देश में। इसका मतलब तो वो पहले से ही आपको दहशत कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही बनूंगा। आप कैसे बनोगे? ये मतदाता फैसला वो कह रहे हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, लोगों को विकास चाहिए और हम विकास कर रहे हैं। आप तो बेच रहे हो देश को, लोग वो भी देख रहे हैं। घमंड किसी के भी लिए अच्छा नहीं। रावण ने घमंड किया था, रावण का घमंड भी चकनाचूर हो गया था। रावण के बारे में तो ये कहा जाता था ये तो अमर है, कभी मरेगा ही नहीं। अब जब आपने रावण का जिक्र कर दिया तो हरियाणा में आजकल रावण को तो खैर वो अलग कैटेगरी में है, लेकिन आजकल हरियाणा में राक्षसों का बड़ा जिक्र हो रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया बीजेपी और जेजेपी को लेकर। अब उसमें उन्होंने वोटर्स का भी जिक्र कर दिया कि इनके वोटर्स और इनके समर्थक, ये बीजेपी और जेजेपी वाले, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। मतदाता राक्षस नहीं हो सकता। मतदाता तो भगवान का रूप होता है। राक्षस जो है, ये जो कहने वाले लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, उनकी प्रवृत्ति है। वो भी इसी घमंड में आजकल सत्ता में बैठे, जो कह रहे हैं, जो सत्ता में है वो घमंड में है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत घमंड में है। आपने देखा नहीं, किसी को तो बर्छा उठा करके मारने की कोशिश करते हैं। कोई सेल्फी लेता है तो उसका फोन खींच करके फेंक देता है। अगर कोई न्याय की पुकार करता है, कोई उसके पैरों में कोई चुन्नी डालता है, कोई औरत उसके आगे गुहार लगाती है, उसको कहता है उठा करके बाहर फेंक दो, उसको बेइज्जत करता है। ये कहता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों की सुरक्षा के लिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब आदमी इस तरह की बात करने लग जाता है तो समझो उसका टाइम खत्म होता जा रहा है। लेकिन वो लोगों के बीच में है, जनसंवाद कर रहे हैं, फेस टू फेस लोगों से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को ये मौका हमने दिया कि लोग मुख्यमंत्री के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। एक वक्त में चौटाला साहब ने भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया था, तो उसी तरह की तो चीजें, इसमें अहंकार कहां से आ गया? इससे बड़ा अहंकार क्या होगा? वहां जो लोग जाते हैं, अगर आप उस कार्यक्रम में जाओगे, वो ये कहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी, राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचते हैं हमारे प्रोग्राम को खराब करने के लिए। संवाद का मतलब क्या है? तुम्हारी पार्टी का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री कहता है जनसंवाद। जनसंवाद का मतलब आम आदमी, हर आदमी, कोई भी आदमी जो पीड़ित है, वो जाकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात कह सकता है। उसकी पार्टी का कार्यक्रम अगर है, वो अपनी पार्टी का कार्यक्रम करे, कौन रोकता है? लेकिन ये कहना कि जनसंवाद है, ये मुख्यमंत्री हरियाणा के लोगों के लिए कर रहा है, ये गलत है। वहां पे लोगों को पहले से 7, 8, 10 लोग भाजपा के, जो आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं, उनको बैठाया जाता है अलग अलग। मुख्यमंत्री को उनकी पिक्चर्स दिखाई जाती है कि ये लोग आपके सामने बैठे होंगे। अच्छा। और उसमें ये भी होता है कि आप अगर जा रहे हो तो पहले आपकी सारी इंक्वायरी करी जाएगी, फिर आपको एक छोटा सा पास बना के दिया जाएगा। अच्छा। आप उसको लेकर के ही अंदर जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिना पास के अंदर चले गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बात नहीं ना ना ना, आइडेंटिटी, जिनके पास पास होगा वो कर। सिर्फ आइडेंटिटी लोग जाएंगे, दूसरा आदमी अंदर नहीं जा सकता। और वो जो 8-10 लोग बैठे हैं, आपने उसमें जनसंवाद में नोट किया होगा, मैंने ये चीज नोट करी, मैंने देखा उनका कार्यक्रम। एक व्यक्ति खड़ा होकर के उनके लिए कुछ कहने लगा, उनको कहने लगे बैठ जाओ, आप नहीं, सरदार जी आप बोलोगे। सरदार जी ट्रेंड था, आरएसएस का था। सरदार जी को खड़ा कर लिया, सरदार जी ने सरकार की बड़ाई शुरू कर दी, आपने ये कर दिया जी, आपने ये कर दिया जी, आपसे हम आगे ये उम्मीद करते हैं जी। वो बैठ गया। उसके बाद कोई और खड़ा हुआ, कहता नहीं तू नहीं, वे आप खड़े हो। मतलब खुद उंगली करके कहता है आप खड़े हो। मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे। इस जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ये कलिंगा गांव में गया, बड़ा गांव है कलिंगा, 2 पंचायत है, एक मंदिर है बहुत बड़ा देवी का, उस मंदिर के साथ बहुत बड़ा तालाब है, जोड़ है। वो जोड़ दलदल से भरा हुआ था, गंदगी से भरा हुआ था। मैं भी उस गांव में गया, इसके जनसंवाद के 15 दिन 20 दिन बाद की बात है। जब मैं गया तो मुझे वहां का जो सरपंच था लड़का, उसने, गांव के लोगों ने, सबने ये बात बताई कि हमारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के जब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो सबको रोक दिया, सब लोगों को बाहर रोक दिया, चुनिंदा लोगों को अंदर बुलाया गया।
पहला सवाल मुख्यमंत्री का उस सरपंच को ये था कि सरपंच ये जो जोड़ है, सरपंच कौन है? सरपंच उसका वेलकम कर रहा था। उसने पूछा कहा सरपंच कौन है? तो उसने कहा जी मैं ही सरपंच हूं। कहने लगे जोड़ की क्या हालत कर रखी है? सरपंच ने, आप पूछ सकते हो मुख्यमंत्री से, उस सरपंच से भी इंक्वायरी कर सकते हो। उस सरपंच ने कहा कि जी मैंने 15 बार डिप्टी कमिश्नर को पंचायत का रेजुलेशन बना करके दिया कि इस जोड़ को साफ किया जाए, हमारे मंदिर के साथ है। मुख्यमंत्री ने उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर इस जोड़ की सफाई होनी चाहिए। सरपंच तीसरे दिन डीसी के पास फिर चला गया रेजुलेशन लेकर के, जाकर के कहने लगा कि डीसी साहब अब तो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, अब तो हमारे जोड़ की सफाई करा दो। उसने ये कहा 15 दिन में साफ करके पानी भरना। डीसी की अगला वर्ड ये था कि चीफ मिनिस्टर तो पता नहीं क्या आदेश दे जाएंगे। इन बातों को 4 महीने हो गए। मेरे सामने जब ये बात बताई गई थी, आज उन बातों को पूरे 4 महीने हो गए। आज तक वो जोड़ उसी गंदगी के ढेर से भरा हुआ है। चौटाला साहब अगर चीफ मिनिस्टर होते उस जगह पे और डीसी को ये आदेश करते कि डीसी साहब ये जोड़ 15 दिन में साफ होना चाहिए, डीसी एक पैर पे खड़ा होकर के उस जोड़ की सफाई कराता, 15 दिन में उस जोड़ में पानी भर के देता। ये फर्क है राज और राज का। ये राज नहीं है, ये तो ठगबंधन है, लुटेरे हैं। इसीलिए आज इनकी बात को अधिकारी भी नहीं सुनता। आपने अहंकारी मुख्यमंत्री को कहा, बादशाह जैसा भी कहा कि बादशाहों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री की आपके बयानों पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन शब्दों में मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा के साथ बोल रहे हैं। जो जिस तरह का काम कर रहा है उसके बारे में उसी भाषा में बताया जाएगा। हम कोई गाली नहीं दे रहे मुख्यमंत्री को, हम तो मुख्यमंत्री की हकीकत बता रहे हैं कि भी एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का है जिसकी डिप्टी कमिश्नर ने कहने के बाद 4 महीने से आज तक कोई सुनवाई नहीं। मैं इसके गांव में गया मुख्यमंत्री के, निदाना गांव कहता है अपना, जो मैं मलके का है। उस गांव के अंदर हमारे वक्त की बनी हुई पीएससी है, हमारे वक्त का बना हुआ +2 के स्कूल है, हमारे वक्त के बने हुए वाटर वर्क्स हैं। वाटर वर्क्स की डिग्रियां खाली थी, स्कूल में मास्टर नहीं थे, पीएचसी में डॉक्टर नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री को वहीं से मेल किया, बैठे बैठे चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, और मैंने कहा भी अगर तेरे गांव की इतनी दयनीय हालत है, सारे गांव की सड़कें पाड़ी हुई थी, 3.5 सालों से उस गांव का कोई व्यक्ति अगर रिश्तेदार आ जाता था तो उसकी गाड़ी लेकर के घर तक नहीं जा सकता था, बाहर रोकनी पड़ती थी। लोग अपना ट्रैक्टर लेके अपने घर तक नहीं पहुंच सकते थे। ये हालत थी गांव की, आज भी वही हालत है। मैंने चिट्ठी लिखी, मैं क्या मुख्यमंत्री जी मैं आपके गांव में आया और मुझे गांव के सरपंच ने, गांव की पंचायत ने, गांव के मौजूद लोगों ने, मैं दोपहर को वहां रुका। जब दोपहर को वहां रुका तो मैं फिर उस चीज को विजिट भी किया मैंने कि वाकई ऐसी हालत है, मतलब बहुत बुरी हालत थी। मैंने लिखा, उसके बावजूद भी उस गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ। तो फिर जो मुख्यमंत्री अगर इस किस्म के हालात पैदा करेगा, ऐसे हालात अगर होंगे, तो क्या उसके बारे में हम बड़ाई करें? क्या उस मुख्यमंत्री को हम ये कहें कि ये बड़ा सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बना है? जिस आदमी ने हमारा प्रदेश बर्बाद कर दिया, हम उसके बारे में, वो क्या सुनना चाहता है हमारे से? विधानसभा में हमें बोलने नहीं देता, वहां हमारे ऊपर पाबंदी लगाता है, स्पीकर को खड़ा कर देता है, स्पीकर मर्जी है उस भाषा का प्रयोग कर लेता है, हम उसके सामने उसकी भाषा में जवाब देते हैं, हमें कहते हैं अमर्यादित भाषा बोली जा रही है। वो कौन सा ठीक बोलते हैं भाई? मुख्यमंत्री जो वहां बोल रहा था संदीप सिंह के बारे में, वो आपने सुनी नहीं थी क्या? एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है कि उसका मिनिस्टर एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, छेड़खानी करता है, उसके कपड़े फाड़ता है, और वो मुख्यमंत्री कहता है नहीं हटाऊंगा इसको, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। कितने रोब के साथ बोल रहा था। मुख्यमंत्री पोलाइटली ये कह सकता था मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट से जो आदेश आएगा उसके बाद हम फैसला कर लेंगे, पर आपने उसकी भाषा नहीं देखी। अगर कोई मुख्यमंत्री इस भाषा में बोलेगा तो जवाब भी उसी भाषा में सुनना पड़ेगा। पहले अपनी भाषा ठीक करनी पड़ेगी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हमने मुख्यमंत्री को बहुत मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी। मैं 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के साथ बतौर एलएफ मैंने काम किया। मैंने कभी एक दिन भी मुख्यमंत्री के काम में अड़चन नहीं डाली।
बहुत सारी हमारी इकट्ठी मीटिंगें होती थी। मुख्यमंत्री किसी को भी अपॉइंट करता था। नाराजगी ये भी है कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खिलाफ जो आप बात कर रहे थे कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हुई, ये भी नहीं हुई। हाँ, ये नाराजगी क्यों नहीं होगी? ये मेरी अकेले की नाराजगी नहीं है, ये प्रदेश के लोगों की नाराजगी है। भी क्यों नहीं करी आपने कार्रवाई? आप कैसे मुख्यमंत्री हो? आज दोनों हाथों से प्रदेश में लूट मची हुई है। आप कह रहे हैं कि प्रदेश के हालात खराब हैं, सब कुछ लूट लिया गया, और इसी बात को आधार बनाते हुए आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की। वो कहते हैं कि हमारे मुकाबले में तो कांग्रेस भी नहीं है, इनेलो तो एक विधायक की पार्टी है, वो क्या मुकाबला करेंगे हमारा? उनको एक बात पूछो, तुम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वालों के 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे, तुम आज सत्ता में हो, देश में हो, कई प्रदेशों में हो। चंद्रशेखर जी अकेले मेंबर पार्लियामेंट बन के आते थे, इस देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी देवीलाल जो है अकेला लड़ता था हरियाणा प्रदेश को अलग बनाने के लिए, और हरियाणा के हितों के लिए उसने अलग प्रदेश बनाया। उसके ऊपर चौधरी देवीलाल पे आरोप लगा था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हरियाणा प्रदेश अलग बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा, छोड़ दिया। 77 में चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद 84 में तो ऐसे हालात थे, 82 में हमारे पास 57 एमएलए थे, 9 बचे थे, बाकी सारे भजनलाल जी खरीद के ले गए थे। उसके बाद हमने सरकार बनाई। उसके बाद चौटाला साहब के लिए कहते थे इनके तो हाथ में रेखा ही नहीं है, 5 बार चीफ मिनिस्टर बने कि नहीं बने? इनेलो अकेली नहीं है, मैं अकेला विधायक नहीं हूं, लाखों लोग मेरे साथ हैं। मैं लाखों लोगों से जाति तौर पे मिल के आया हूं और लाखों लोगों से और मिलूंगा। मैं इनको इस बात का एहसास करा रहा हूं आज कि इंडियन नेशनल लोग, अगर मैं अकेला और अगर कुछ नहीं हूं तो फिर जिक्र क्यों करते मेरा? फिर जिक्र नहीं करना चाहिए। फिर तो इनको ये कहना चाहिए छोड़ो यार, किसकी बात कर रहे हो? फिर ये बात होनी चाहिए। आज जैसे ही आप किसी से भी, चाहे हुड्डा से बात करो, चाहे आप दुष्यंत से बात करो, चाहे आप मनोहर लाल खट्टर से बात करो, चाहे आप धनखड़ से बात करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नाम लेते ही हाव भाव बदल जाते हैं इनके चेहरों के। इनको पता है कि 2024 में आएंगे और तुमने जो इस प्रदेश के अंदर लूटा है, जिस तरह से इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया, उसका पाई पाई का हिसाब होगा। मुख्यमंत्री ये कह रहा था, आपने भी वो इंटरव्यू सुना होगा, हम तो लंगोटी तान के सो जाएंगे, रात चला जाएगा तो, कहता था ना। ये बात कही कि नहीं कही मुख्यमंत्री? उनको बता देना, लंगोटी तान के नहीं सोने देंगे, जो धान में लूटा है उसका भी हिसाब लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद तो सब बदल जाते हैं। शायद आपकी अगर आती है सरकार तो आप सुन तो लो, हम उनमें से नहीं, हम उनमें से नहीं। जो धान में लूटा उसका भी हिसाब लेंगे, जो शराब में लूटा उसका हिसाब लेंगे, जो रजिस्ट्री में लूटा उसका हिसाब लेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लूट मचाई उसका भी हिसाब लेंगे, जो माफिया खड़े हैं खनन के भूमाफिया उसका भी हिसाब करेंगे, जो बिल्डरों से लिया हुआ पैसा वो भी पाई पाई का हिसाब करेंगे। एक पैसा नहीं छोड़ेंगे इनके पास। अभी कुछ दिन पहले आपको धमकी मिली और सिक्योरिटी की बात हुई, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि आपको सिक्योरिटी दी जाए। उससे पहले इस पर बयान आ रहे थे, जेजेपी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे थे कि अभय चौटाला तो खुद लोगों को धमकी देते हैं, ये तो कमाल हो गया, उनको कोई धमकी दे रहा है। मुझे लगता है कि अब आपके पास भी ना सवाल खत्म हो गए। मैं जेजेपी के नेता की बात कर रहा हूं। वो नेता कौन से नेता मैं नहीं जानता। जिस नेता की आप बात करते हो मैं उनको जानता भी नहीं कि ये कौन लोग हैं। मेरी धमकी के ऊपर जो आपने बात पूछी है, वो बात आप मुख्यमंत्री से जरूर पूछना या होम मिनिस्टर से पूछना। इनका वकील जब पेश हुआ हाई कोर्ट में, मैं हाई कोर्ट यूं ही नहीं गया था। मैंने पहले जिस एसपी के पास कंप्लेंट की हुई थी उससे पूछा था भी अब तक आप कहां तक पहुंचे, क्या जांच करी, आप मुझे कम से कम बताओ क्या मामला है, मेरी जानकारी में होना चाहिए। उन्होंने 2 दिन मेरे साथ सिक्योरिटी लगा के रखी, सिक्योरिटी विड्रा कर ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज भी सिक्योरिटी ना हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे साथ बहुत लोग हैं। आपको मिली है सिक्योरिटी जो कोर्ट ने ऑर्डर दी? हाँ। मेरे साथ बहुत लोग हैं। मैं आज एक कॉल करूं, आज एक बारी सीधा सीधा फेसबुक पे आकर के अपील करूं कि भी मेरी सिक्योरिटी के लिए मुझे नौजवान बच्चे चाहिए,
तो हजारों की संख्या में, मतलब ये नहीं है कि 2, 4, 5, 10 आएंगे, हजारों की संख्या में बच्चे आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन बात मेरी सिक्योरिटी की नहीं, बात ये थी कि मुझे एसपी कहने लगा कि सर अभी तक तो हम कोई पूरी जानकारी तय तक पहुंच नहीं पहुंच पाए। तो मैंने डीजीपी को भी और होम सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी कि भी आप बताओ मुझे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने हाईकोर्ट में इसलिए डाला कि भाई सरकार कोई चीज को सीरियसली ले ही नहीं रही, तो कम से कम कोर्ट में जाकर के हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। मेरे सब साथियों ने कहा, तब मैंने कहा चलो ठीक है कोर्ट में जाओ। कोर्ट में गए तो कोर्ट के अंदर इनकी तरफ से जो वकील गया, वो एक लेडी वकील गई, मुझे नाम नहीं पता, वो ये कहती है कि 17 जुलाई को थ्रेट मिली और 10 अगस्त की बात है कि जी आज तक अवैध सिंह जी को उसके बाद कोई उनके साथ मिस हैपनिंग नहीं हुई। तब आज आगे से जस्टिस जो जिसकी कोर्ट में लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप इंतजार कर रहे हो क्या कि भी अवैध सिंह जी के ऊपर अटैक हो, पहले ये देखना चाहते हो? ये सरकार का काम है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ। उन्होंने खुद जब इस तरह की बात कही तब उन्होंने कहा सिक्योरिटी दो इनको। उन्होंने कहा कि हमने पहले से सिक्योरिटी दे रखी। उन्होंने कहा नहीं, और लगाओ इनके साथ, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाओ। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दी। अब सिक्योरिटी दे दी, व्हीकल नहीं दिया। व्हीकल नहीं देगा, मेरे साथ 7 सिक्योरिटी वाले हैं, मैं उनको कहां लेके घूमूंगा? आप सोचने वाली बात है। मैं अपनी गाड़ी में एक गनमैन बैठा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक भी नहीं बैठा सकता। ये मेरा काम नहीं है कि मेरा गनमैन मेरे साथ बैठे। अगर मुझे सिक्योरिटी दी है तो सिक्योरिटी के साथ उनको साधन भी प्रोवाइड करा के देना चाहिए। मैंने उसके लिए लिखा है कि आप मुझे इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए साधन प्रोवाइड कराओ। अब तक उन्होंने साधन भी नहीं दिया। मैं इसके लिए भी कोर्ट फिर जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट में कि किस तरह के लोग हैं ये। मुख्यमंत्री 50-60 सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलता है, 500 लोगों को रूट पे लगाता है अपने। मुख्यमंत्री को ज्यादा खतरा है। हरियाणा के लोगों की सिक्योरिटी की बात जब आती है तब तो कहता है मेरे पास एक आदमी की सिक्योरिटी नहीं कर सकता मैं। ये बात अब विधानसभा में मुख्यमंत्री से जरूर पूछूंगा। आपने नू का भी अभी जिक्र किया था। आपने ये कहा कि वहां पर पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा झगड़ा कराया गया है, हिंसा कराई गई है। बीजेपी भी ये कह रही थी, सरकार भी ये कह रही थी कि प्लानिंग हुई है, लेकिन उनका कहना था कि इसमें राजनीतिक प्लानिंग है। आपने कहा कि बीजेपी ने अपने लोग भेजे, बीजेपी के गुंडे वहां पर गए थे, आप इस तरह का बयान दे रहे थे। तो आपको ऐसा क्यों लगा? ये आप मुझे एक चीज बताओ, जो 2 लड़कों को, मुस्लिम को, जिनको जिंदा जला करके मारना था, जिसमें जिस लड़के का नाम आया था मोनू मानेसर करके, उसका एक वीडियो आया था 27 तारीख को। 28 तारीख को एक बजरंगी करके, बिट्टू बजरंगी, क्या नाम है? बिट्टू बजरंगी, वो सब गिरफ्तार कर लिया उसको। बिट्टू बजरंगी, हाँ, अभी उसको गिरफ्तार, उसका भी एक वीडियो आ गया। अब गिरफ्तार किया ना। हाँ। गिरफ्तार उस दिन क्यों नहीं किया जिस दिन उसका वीडियो आया? उस दिन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कहां सोई हुई थी सरकार? आज ओनू मानेसर के ऊपर कोई एक खबर लगी हुई थी एक अखबार के अंदर कि राजस्थान के डीजीपी ने यह मान लिया कि ये इस केस में दोषी नहीं है। तुरंत भाजपा की तरफ से उसके ऊपर ट्वीट आए और ये कहा गया कि ये तो दोषी है ही नहीं, इसको तो जानबूझ करके इसमें फंसाया जा रहा है। उसी वक्त राजस्थान पुलिस ने कहा कि ये हमारा मेन मुजरिम है। वो खबर भी इन्होंने प्लांट कराई होगी कहीं ना कहीं से। ये भाजपा वाले जो है ये बहुत घातक हैं। ये पहले नजदीक लगाते हैं फिर मारते हैं। ये जितना भी वहां पे हुआ ये सब गुंडे थे इनके, आरएसएस के पेड वर्कर थे। एक मेंबर पार्लियामेंट का बयान आया था कि तो मिनी पाकिस्तान है बीजेपी के, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? अगर किसी ने जहर फैलाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसमें कांग्रेस के विधायक का नाम मुझे एक और बताओ। खान का। हाँ, मुझे एक चीज और बताओ। वो जो एसपी था वहां पे, जब 27 और 28 तारीख को ये सब आया, वो छुट्टी क्यों गया? क्यों सरकार ने उसको छुट्टी जाने दिया? एक इंस्पेक्टर ने 15 दिन पहले सीआईडी वाले ने सरकार के पास रिपोर्ट भेजी थी कि वहां ये सब कुछ होने वाला है, तो फिर उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करी? दुष्यंत का मैंने बयान सुना,
उसने कहा था कि मुझे तो सुबह ही पता चल गया था। जब उसको पता था, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फिर तो बाद में उन्होंने कहा कि उस 1:30 बजे की बात थी, 1:30 बजे। उसने चीफ मिनिस्टर से बात क्यों नहीं करी? बाद में कुछ भी सफाई दोचे, जो बात उसने पहले कही, प्रेस के सामने जो बात कही थी, उसको बाद में आप कितना ही पलटते रहो, वो बात थोड़ी रहेगी। फिर बात तो जो एक दफा आपके मुंह से निकलेगी उसी को माना जाएगा। बाद में तो ये कहता है मेरे को तो किसी हमारे कार्यकर्ता ने, फिर कार्यकर्ता का नाम बाद में क्यों लेते हो? पहले ही कहो भी मुझे तो कार्यकर्ताओं ने सुबह ही फोन करके बताया था कि हालात खराब हो सकते हैं। पहले तो यह कहा था मुझे जानकारी थी, इसका मतलब वो भी इस मामले में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। बाद में नारे लगाते हैं जय हरियाणा, जय मेवात, मेवात का नाश करके, मेवात को बर्बाद करके, मेवात के लोगों में जहर फैला करके फिर नारे लगाते हो। तो आपके कौन कौन से मुद्दे होंगे विधानसभा में इस बार? विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने 10 कॉलिंग अटेंशन दे रखे हैं अपने। मैंने जो बाढ़ आई है इस पे दिया हुआ है, बुढ़ापा पेंशन पे दिया है, नू वाले इशू पे दिया, लॉ एंड ऑर्डर पे दिया हुआ है। इस तरह से जो आपका सिटी का मुद्दा है उसके ऊपर दिया हुआ है, और 3-4 मुद्दे ऐसे और हैं जिनके ऊपर मैंने अपनी तरफ से कॉलिंग दिया। देखते हैं कितने पे चर्चा होती है। छाया रहा मुद्दा सीटी का, इस पर आपका क्या कहना? पारदर्शिता कहाँ है? कितने पेपर लीक हुए अब तक? पेपर कितने लीक हुए हैं? 33 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। पारदर्शिता कहाँ रहेगी? पारदर्शिता तो खत्म कर और अभी इन पेपरों में भी सवाल रिपीट हुए, 41 सवाल, ये बड़ा 41 रिपीट हुए हैं। दूसरा, आप एक चीज बताओ मुझे, जब हर नौकरी के लिए एक क्वालिफिकेशन तय है तो फिर उसके एग्जाम क्यों है? एग्जाम तो सिर्फ उस पोस्ट का होना चाहिए, उससे पहले कोई एग्जाम क्यों होना चाहिए? उससे पहले एग्जाम की जरूरत क्या है? सीटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो नहीं होती थी। ये सब जो है अपने लोगों के पास पैसा इकट्ठा करवाने का तरीका है, ये सिर्फ खर्ची लेने का तरीका है। कौशल रोजगार निगम जो है, सब इनके चलते लोग लगते हैं, उनसे 1-1 महीने की एडवांस तनख्वाहें लेते हैं, कईयों से तो ज्यादा ले लेते हैं बेचारों से। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस के साथ कोई गुंजाइश है आपकी आने वाले वक्त में? अब जैसे एनडीए में जेजेपी और मजबूत हो गई, वो फिर ये क्यों कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे? वो कैसे बनेंगे वो बता दें। वो कहते हैं कि हमारी तैयारी है, हम नहीं बनेंगे। नहीं, अगर आप मुझे बताओ तो सही, अगर वो कहते हैं हम एनडीए में और एनडीए के साथ मिलकर के लड़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, फिर तो सत्ता से तो बाहर होना ही होना है। क्योंकि वहां तो सीधा सा है कि आज उनके 10 एमएलए, उन 10 में एक आधी सीट कम कर सकते हैं, 10 से 11 नहीं करेगी बीजेपी। क्यों करेगी बताओ? नहीं करेगी ना, तो फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा कोई? आप उनसे पूछो थी, लॉजिक बताओ आप अपना। क्या भी आप बारी बारी ये क्यों कहते हो मिशन 2024 मुख्यमंत्री बनाएंगे दुष्यंत को? हर जगह जहां मीटिंग करते हो, जलसे करते हो, वहां ये कहते हो कि दुष्यंत ही मुख्यमंत्री बनेगा 2024 में। तुम्हारे पास सीट तो 10 है, एनडीए के तुम पार्टनर हो, और कहते हो एनडीए के साथ मिलकर के लड़ेंगे। मिलकर लड़ोगे तो फिर तो ये सपना ही नहीं है। क्या आपके फिर लिए तो सपना है सरकार बनाना? फिर इस चीज को भूल जाना चाहिए। जी, आप जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसको सपना माना जाए या आपको किसी तरह का कोई ऐसा विश्वास हो चुका है कि आपकी सरकार बन जाएगी? मैं सारी चीजें विश्वास के साथ करता हूं। मैंने सपने कभी नहीं लिए, मैं सपने वालों लेने वालों में से नहीं हूं। मैंने जो किया, जो फैसला लिया, उस फैसले को सिरे चढ़ाया। हमारा परिवर्तन यात्रा का मकसद एक ही है, सन 1987 दोहराना और हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाना। एक और पार्टी आम आदमी पार्टी, वो भी इस वक्त काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या उनसे कोई गठजोड़ कभी हो सकता है या उनका? सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रही है, सब अपना अपना प्रयास करेगी, वो एक अलग चीज है। जो आप इंडिया की बात कर रहे हो, इंडिया की शुरुआत हमने करी फतेहाबाद से, इंडिया गठबंधन की। और ओपी चौटाला जी बार बार ये कह रहे थे कि मैं तीसरा मोर्चा। हाँ, फतेहाबाद से इसकी शुरुआत हुई। हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने उस मंच से ये कहा था कि हमें कांग्रेस को भी साथ बात करनी चाहिए। चौटाला साहब ने कहा कि बात आप करो, आपकी जिम्मेवारी है। अब आप चीफ मिनिस्टर भी हो और आपके पास समय भी है। मेरी उम्र ज्यादा है, मैं इस उम्र में ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा, बाकी आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। आज इंडिया काफी हद तक आगे जा चुका है। और इनेलो साथ में इंडिया के? हाँ बिल्कुल, शुरुआत हमारी है, किसी और की थोड़ी है।
अच्छा, जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो वो इसलिए कि जो नेशनल पार्टी इस वजह से आप लोग नहीं जा रहे, या कुछ और भी वजह है, या अभी आगे आगे आने वाले ऐसा समय में आप लोग भी दिखाई सुनो, देंगे? ऐसा है, पहली जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इन्होंने ये तय किया था कि भी एक बार 14-15 पार्टियां जो है नेशनल लेवल के ऊपर उनको बुला लिया जाए, उनकी राय ले ली जाए कि हम आपस में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई थी बेंगलोर में, उसमें यह था कि जिन जिन पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उन पार्टियों को इनवाइट कर दिया जाए। उन्होंने हमें इग्नोर नहीं किया कभी भी। ये जो हमारे विरोधी कह रहे हैं ना, इग्नोर के ये तो बात कर रहे थे। हाँ, उनको बेचारों को पता ही नहीं है। वो तो उनको तो ये है कि जहां कहीं भी हमारे बारे में कोई बात होगी उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना है। जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब हमारा दौर आने वाला है, हमारे हिसाब से ही हवाएं चल रही हैं, जनता इंतजार कर रही है, तो कांग्रेस को तो पूरा विश्वास है कि हमारे हैं सरकार में। उनसे पूछो तो सही, तुम एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हो कहीं? वो कहते हैं कि ये तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है, लोकतंत्र इतना। इस लोकतंत्र में तुम एक मंच पे आओ एक दिन, जिस दिन ये सारे एक मंच पे इकट्ठे होंगे 302 बनेगी किसी ना किसी पे। इस तरह की हालत है। जो कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर नेताओं की आपस में इतना ज्यादा टकराव है, इतना ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ जहर भरा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। पार्टी वही ताकत में आती है, पार्टी वही आगे बढ़ती है जिसमें डिसिप्लिन हो। और हमारी पार्टी इसीलिए आज मजबूत है कि हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है। जिन लोगों ने इनडिसिप्लिन किया उनको बाहर कर दिया था। और आज भी हमारा यही फैसला है, कोई इनडिसिप्लिन करे हम 1 मिनट लगाते हैं, उसको कहते हैं आप जहां मर्जी जिस मर्जी पार्टी में जाओ काम करो, हमें आप जैसे लोगों की पार्टी में ताऊ देवीलाल का फोटो ऊपर लगा हुआ है। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी इनके आदर्शों पर चलती है। जिनके लिए आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनडिसिप्लिन किया तो हमने उनको बाहर किया, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इनके आदर्शों पर। ताऊ क्या इनेलो से तो ताऊ की आत्मा निकल चुकी है, तो उनको तो जनता ने नकार दिया। आप उनसे एक चीज पूछो, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई, तुम्हारी आत्मा कहां थी? ये पूछने वाली बात है कि नहीं है? भी तुम्हारी आत्मा कहां थी, कहां मर गई तुम्हारी आत्मा? जब पेंशन कटी, हमने जब विधानसभा में पूछा तो ये दुष्यंत खड़ा होकर के बोलता है कि कांग्रेस ने 1,40,000 किया, हमने तो 1,80 कर दिया। तो फिर चौधरी देवीलाल की आत्मा को क्या सुनाई दिया होगा? है मतलब जो लोग इस तरह की बात, ये मतलब मैं उन लोगों के बारे में कुछ चर्चा नहीं आपसे करना चाहता, ये चर्चा के लायक लोग नहीं है। अभी चौधरी रणजीत सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हुड्डा तो राहुल गांधी से ताकतवर नेता है, बड़े नेता है। आपको क्या लगता है? चौधरी रणजीत सिंह उम्रदराज हो गए, कुछ भी बोल सकते, उनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जो है उस यात्रा के बाद बहुत उभर करके आया है, आज उसकी एक अपनी पहचान है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? मोदी जी तो जो आज का जो उनका भाषण है, उस भाषण के बाद क्या कहूं मैं मोदी जी के बारे में? मतलब अहंकार में, अगर प्रधानमंत्री आप बन गए देश के, लोगों ने आप पे विश्वास कर लिया, तो आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। आपको ये लगता है कि 2024 में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, और उसमें आप भी हो, और आप कह रहे हो कि आने वाले वक्त में उस मंच पर भी आप लोग नजर आएंगे, इनेलो के नेता, और हरियाणा में बनेगी आपकी सरकार? मैं आपको आज एक इन्विटेशन देता हूं। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। आप पहले तो जिन लोगों ने ये कहा कि उनकी आत्मा लोकदल से बाहर आ गई, उनको पूछो भी तुम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? अगर चौधरी देवीलाल की आत्मा तुम्हारे पास है तो तुमने उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया? नहीं मनाते हैं, वो भी नहीं मनाते। कहां मनाते हैं? अच्छा, हरियाणा में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? है? दूसरा, आपको इनवाइट करता हूं चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर, आप देखना उस मंच के ऊपर आपको इंडिया के कितने चेहरे नजर आएंगे, वहीं से सारी चीज आप कहोगे कि ठीक है। पहले उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लोग फिर आगे से आगे नई नई बात निकालते हैं, उस दिन सब साफ हो जाएगा। आपकी सरकार, उसमें कम शब्दों में आप संक्षेप में कि इनेलो ने जो घोषणाएं की हैं वो वाकई में पूरी होंगी, या फिर जो विरोधी कह रहे हैं आपके कि घोषणाएं करने से क्या होगा, इनको पता है कि इनकी सरकार तो आनी नहीं? हमने जो अभी घोषणाएं की है
उसमें 7,500 बुजुर्ग सुन तो लो ना, हम उसमें 2-3 चीज और जोड़ेंगे अभी 25 सितंबर को। और हमने जो आज तक हरियाणा के लोगों के बीच में अपनी बात कही है उसको हमेशा पूरा किया है। हमारी कई भी बात पत्थर पे लकीर होती है। हम जो आज कह रहे हैं, हमने अब तक 5 चीजें लोगों के सामने की, हम इसको 9 करेंगे। 9 रत्न के रूप में, हरियाणा के 9 रत्न के रूप में इसको आगे ले जाएंगे। और 9 जो बातें कहेंगे 25 सितंबर को जो अनाउंस करेंगे, हम उसको राज बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में उसके ऊपर मोहर लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी, बहुत सारे सवाल और उनके बेबाकी से जवाब देने के लिए। इनेलो के प्रधान महासचिव, और उन्होंने ये बात कही है कि हम जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, ये एक आधार पर कह रहे हैं, हरियाणा के हालात देखकर कह रहे हैं। अब हरियाणा में जनता किसको पसंद करेगी, क्योंकि दावे तो सभी नेता कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हर पार्टी का अपना दावा होता है कि लोग उनके करीब आ रहे हैं और उनके नजदीक आ रहे हैं और उनसे प्यार कर रहे हैं। आप बने रहे खबरों अभी तक के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।